नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। अपने इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो कराते हैं इस तरीके का, और हिंदी मीडियम में इसकी बहुत ही कमी है। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये चीज़। और हिंदी मीडियम में ना सिलेक्शन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने फेस की हुई हैं। हिंदी में आपको मैटर कंटेंट मिलता ही नहीं है। एक एक टॉपिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक बुक को खरीद के पढ़ना पड़ता है। वहीं इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो वो शॉर्ट में कोचिंग वाले ही प्रोवाइड करा देते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए आसान हो जाती हैं चीज़ें। और हम लोग क्या है, हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए ये सुविधा नहीं देखने को मिलती कहीं भी। तो आज से हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपको सहयोग देना है। आपका जो भी फीडबैक रहेगा उसके आधार पे इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये हम लोग इसमें न्यूज़पेपर को आधार बनाएंगे, और जो भी न्यूज़ हाईलाइट रहेगी उसका बेसिक से लेके करंट कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो सब इस तरीके से इसमें डाला जाएगा। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जिस भी पेपर का वो रहेगा कंटेंट उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप पहली बात कि ये चीज़ केवल पीसीएस के ही लिए ओरिएंटेड रहेगा क्लास, क्योंकि पीसीएस से ही चैनल उसी के लिए आपको प्रोवाइड कराता है कंटेंट। तो पीसीएस के लिए ही इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में लिखने के लिए भी क्वेश्चन रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड हर पहलू आपका कवर कराया जाएगा। तो आज एक प्रयोग के तौर पे शुरू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का फीडबैक देते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा, उसमें कमेंट में बता दीजिए, लाइक करके बता दीजिए, या नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उस पर बता सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, न्यूज़पेपर को आधार बनाएंगे, और जो भी न्यूज़ जहाँ किसी के लिए भी उसमें डालने के लिए रहेगा डेटा, तो वो बता दिया जाएगा कि किस पेपर में आप कोट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक न्यूज़ है कि स्टार्टअप से बढ़ते अवसर, तो स्टार्टअप के बारे में ये न्यूज़ है। और आपने देखे होंगे क्वेश्चन आपके रहते हैं, और क्वेश्चन ना भी रहे तब भी आपको पेपर थर्ड में ये चीज़ें डालने को मिल जाती हैं कि आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट आप बना के डालना ही पड़ता है आपको। तो देखिए इसमें न्यूज़ क्या है, तो वो देख लीजिए। जैसे देश में अभी कितने स्टार्टअप हैं, तो 1.25 लाख यानी 1.25 लाख स्टार्टअप आज कार्यरत है यूपी देश में अपने में। और 2014 से पहले जो थे मात्र 100 स्टार्टअप थे देश में, ठीक है। तो ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। और ये इनसे 12 लाख युवा सीधे जुड़े हैं, यानी कि ये स्टार्टअप 12 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देता है। और 100 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा आज प्राप्त कर चुके हैं भारत में। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, तो देखिए यहाँ सीधे सीधे से परिभाषा दी गई कि $1 अरब या उससे अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप क्या कहलाते हैं, यूनिकॉर्न। तो 100 से अधिक यूनिकॉर्न है भारत में, और 12,000 से अधिक कितने पेटेंट फाइल किए गए भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही के वर्षों में कुछ। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है स्टार्टअप का, और सरकार की कई योजनाएं। अब आपको इस पे करना क्या है, स्टार्टअप से रिलेटेड सरकार क्या स्कीम चला रही है वो सारी नोट डाउन करनी है। तो ये सब बताएंगे उसमें नीचे जब हम लोग इसे एलेबोरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा रिसर्च और इनोवेशन के लिए की गई है, जिससे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और मदद करने के में ये काम देगी है, ठीक है। तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ थी। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अब ये कैसे यूज़ करेंगे। ये पेप्सिको की सीईओ हैं इंदिरा नूरी। इन्होंने बोला है अमेरिका आने वाले भारतीय छात्र बरतें सतर्कता। तो इसमें क्या है कि हमले हो रहे हैं लगातार अमेरिका में भारतीय छात्रों पे। अब देखिए ये भारतीय अमेरिका संबंधों में आप चुनौतियों में ये डाल सकते हैं इस पॉइंट को। तो ये अभी तो हम दिखा दे रहे हैं, नीचे हैंड रिटन में आपको पूरा उसका वो मिल जाएगा। अब ये एक आर्टिकल आया था ये दैनिक जागरण में कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। तो इसमें आर्टिकल में आपको यूपी से संबंधित करंट डेटा और यूपी की उपलब्धियां देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो लिखा गया था वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपको सीधे सीधे कुछ पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा रहेगा, आज देख के आप ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हम लोग जो करेंगे टारगेट, वो डेटा फैक्ट को आधार बनाएंगे न्यूज़ के। और जो भी न्यूज़ कोई संस्थान है, कोई कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड हम लोग कहाँ मेंस में उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए यूपी से संबंधित पहले देखते हैं हम लोग पेपर 5 और 6 का जो डेटा दिया गया है, जो उस एडिटोरियल में दिया गया था। तो उससे देखिए हम लोग क्या क्या मिलता है उससे नया डेटा। तो इन्होंने बताया है कि यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। कितनी? 25 करोड़ है। तो आप इसे कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में अब ऐसे। और यूपी देश के समक्ष सुशासन का अनुकरणीय मॉडल बन के प्रस्तुत हुआ है। इसका मॉडल, सुशासन का अनुकरणीय मॉडल बन के प्रस्तुत हुआ है यूपी। और यूपी के सकारात्मक बदलाव के पीछे क्या काम कर रहा है, तो एक रणनीति है CCC की। इसकी CCC की रणनीति है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है CCC की, क्योंकि ये रणनीति वगैरह जब आप डालते हैं ना तो आंसर का लेवल आपका
वैसे ही बढ़ जाता है। और लिखा है, यूपी के सीएम ने लिखा है, तो इसका वैल्यू तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ट्रिपल सी रणनीति है क्या है? कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स। ठीक है, तो इसके बदलाव के पीछे सकारात्मक क्या रणनीति काम कर रही है? ट्रिपल सी की। तो अब इसे कहीं भी कोट करिए। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे धार्मिक पर्यटन खोले गए, काशी है, मथुरा है, तो ये सब आप इसे डाल सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो नई संभावनाओं का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हुआ है। अगला डेटा है इसमें, यूपी में देखिए 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे हैं। तो इतने हवाई अड्डों वाला एकमात्र प्रदेश बना ये यूपी। तो यूपी की उपलब्धि में आप डाल सकते हैं कहीं भी। ठीक, आगे देखिए 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और जबकि 7 अभी निर्माणाधीन है। तो ये भी उपलब्धि है यूपी की। तो देखिए आगे, और देश का पहला इनलैंड वाटर वे यूपी में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? यूपी में ही प्रारंभ हुआ है, देश का पहला है। और देश की पहली रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत, ये भी उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। ठीक है, और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? उत्तर प्रदेश, जो हाल ही में तमिलनाडु को पीछे छोड़ के तीसरी से दूसरी पे आ गया है उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये उपलब्धियां हैं। और राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान कितना है उत्तर प्रदेश का? तो ये है 9.2%। कितना? 9.2%। और रिवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। क्या बन गया? रिवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम 2 गुने से अधिक हो चुकी है। 2017 के बाद 2 गुने से अधिक हो चुकी है। और 23 लाख हेक्टेयर, कितना? ये डेटा कहीं भी कोट कर सकते हैं। 23 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचित भूमि का सृजन किया गया है। कितना? 23 लाख हेक्टेयर। तो इसको याद कर लीजिए, ये आपको डालने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पेपर 6 में देखिए कुछ टॉपिक और हाईलाइट रहे हैं, जैसे एमएसएमई रिलेटेड यहाँ करंट डेटा दिया है, इसको भी देखते हैं क्या क्या है। तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। तो प्रदेश में कुल कितने एमएसएमई कार्यरत हैं? तो 90 लाख। कितने? 90 लाख। वहीं देश में कितने हैं? तो 6.33 करोड़ एमएसएमई कार्यरत देश में, उसका 90 लाख यूपी में। और यूपी एमएसएमई के मामले में सर्वाधिक सबसे आगे है, यानी सर्वाधिक एमएसएमई कहाँ है? तो यूपी में ही है। कहाँ? यूपी में सर्वाधिक एमएसएमई भी है। और कितने? 90 लाख हैं। देश में 6.33 करोड़ हैं। और राज्य के निर्यात में एमएसएमई का कुल योगदान कितना है? तो 45% है। एमएसएमई का 45% है। वहीं एमएसएमई देखेंगे तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है। तो और जीएसडीपी में जीएसडीपी समझते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी राज्य की जो जीडीपी होती है, इसे राज्य की जीडीपी बोला जाता है, शॉर्ट में जीएसडीपी। और इसमें एमएसएमई का कितना योगदान है? तो लगभग 38% का योगदान इसका एमएसएमई का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक योजना थी, नीति थी यूपी की, इसी से संबंधित यूपी एमएसएमई नीति 2017। तो इसके उद्देश्य क्या थे उनको भी देख लेते हैं। तो इसका था 15% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, रोजगार सृजित करना और तकनीकी उन्नयन करना और व्यावसायिक माहौल का निर्माण करना। ठीक है, तो ये थे पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब इसी में पेपर 2 से संबंधित एक टॉपिक इसी में एक रिपोर्ट है डेटा, जैसे एसएचजी, जिसे स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। पेपर 2 से संबंधित है ये, और पेपर 5 में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप सीधा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में देश में लगभग कितने एसएचजी कार्यरत हैं अभी? तो 12 मिलियन एसएचजी कार्यरत हैं, जिनमें से 88% एसएचजी की सभी सदस्य महिला हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण के लिए। कहीं भी आए पॉइंट आप इसे डाल सकते हैं। 88% एसएचजी की सभी सदस्य महिलाएं हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ये, इसके तहत क्या किया गया है? तो देखिए 2013-14 से नवंबर 2023 तक जो एसएचजी को लगभग कितना ऋण दिया गया है? बैंक ऋण दिया गया है 7.68 लाख करोड़ ऋण दिया गया है। तो ये आप कोट कर सकते हैं डेटा को। अब ये तो डेटा था इससे संबंधित। अब कुछ देख लेते हैं इसका बेसिक एसएचजी का। तो देखिए प्रमुख पहलें कौन सी हैं जो सरकार चला रही है एसएचजी से संबंधित? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, बुमियान पहल है, लखपत दीदी योजना है, आदि ये सब हैं। तो ये सरकारी पहल डालने के लिए आपको एक अलग से पॉइंट हर क्वेश्चन में रहता है। तो एसएचजी से संबंधित कुछ भी आए तो आपको सरकारी पहलों में 3-4 ठो डाल देनी है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसी का। देखिए इसमें बेसिक देख लेते हैं कि एसएचजी, आगे ये भी देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या यूपीपीसीएस में बने हैं, क्या आप हैंडल उन्हें कर पाएंगे इसके थ्रू। एसएचजी की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए एक स्टैंडर्ड मानक परिभाषा में ये चीज़ें आएंगी। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा संगठन एसएचजी कहलाता है जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याएं,
तो इसके की पॉइंटों को पकड़ना। पहली पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वालों का संगठन है और एक दूसरे के सहयोग से, किससे, सहयोग से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, एसएचजी। ये एसएचजी की डेफिनेशन है। आगे देखते हैं एसएचजी का महत्व। महत्व में देखिए तो ये पॉइंट है कुछ, जैसे सामाजिक समग्रता है, महत्व में सामाजिक समग्रता में उपयोगी होता है। लिंग समानता इससे बढ़ती है। हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए ये आवाज़ उठाते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इम्पोर्टेंट है ये। रोजगार के वैकल्पिक स्रोत प्रोवाइड कराते हैं और वित्तीय समावेशन होता है इससे। तो ये इसके महत्व थे। तो इन्हीं पॉइंटों को आपको इलेबोरेट करना है और सीधा ऐसा ही डायग्राम आप बना के फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। कुछ मुद्दे भी हैं इससे संबंधित जो हाईलाइट रहते हैं, जैसे मुद्दे हों या चुनौतियां हों, एक ही मतलब होता है इसका। तो इसका पहला मुद्दा है कौशल उन्नयन का अभाव है और कमजोर वित्तीय प्रबंधन देखने को मिलता है। अपर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं, अपर्याप्त वित्तीय सहायता है, क्योंकि वित्तीय सहायता इन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का अभाव है या फिर सिक्योरिटी का जो भी होता है उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ये वित्तीय पहुंच तक ये प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। और अगला है इसमें विशेष रूप से महिला एसएचजी जो होते हैं ना, उनके बीच में स्थिरता और एकता की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए। अब तक 2 क्वेश्चन आए, एक 2022 में आया, एक 2023 में आया है। 22 में क्या पूछा गया है, स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, इसको प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने के साधन क्या हैं। तो ये सीधा सीधा आप 200 वर्ड में ये क्वेश्चन लिखना था, तो आप लिखे इसको, टेलीग्राम नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें स्वयं सहायता समूहों की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये 125 शब्दों में 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इस पे रहते ही रहते हैं। ये हुआ, एनजीओ हुए, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार आपके पेपर 2 और पेपर 5 में देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए इन पे पकड़ बना लीजिए। पेपर 5 के लिए क्या यूपी से संबंधित कुछ डेटा चाहिए, वो आप यूपी की सीरीज में दे दिया गया है, तो वही एग्जाम्पल डाल दीजिए उठा के, तो ये आपका आंसर यूपी के संबंध में भी हो जाएगा। तो इनको लिखना आपको जरूर है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ। देखिए आईआर का जो अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि भारत अमेरिका संबंधों में चुनौतियां थीं कि भारतीय छात्रों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये चुनौती में आप डाल सकते हैं इसको। तो यहीं से देखिए पॉइंट न्यूज़पेपर वाले ही बनते हैं, और ये आप डालेंगे ना तो इसका मानक लेवल होता है, तो इससे आपका आंसर नंबर अच्छे मिलने की संभावना होती है। कुछ और भी चुनौतियां वो देख लेते हैं, जैसे अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की आलोचना करना, अमेरिका के विरोधियों के साथ भारत की संलग्नता। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ईरान व वेनेजुएला के तेल के खुले बाजार पहुंच पर अमेरिकी प्रतिबंध की आलोचना भारत ने की थी, और सस्ते रूसी तेल का आयात करना भारत के लिए ये भी चुनौती है, और ईरान को एससीओ में लेके आना भारत द्वारा। तो ये सब चुनौतियां हैं, उदाहरण में ये नहीं डाल देना है। आगे पॉइंट है अमेरिका द्वारा भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना। तो इस तरीके के पॉइंट आपको देखने को रोज मिलते रहते हैं। आर्थिक तनाव, अब ये कई तरीके के तनाव आपको देखने को मिलेंगे, जो भी करंट में हाईलाइट वहाँ कोट कर दीजिए, हाल ही के दिनों में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या है, इस तरीके से हम लोग जब करेंगे ना डिस्कशन, तो उससे आपका लगभग सिलेबस इतनी बार रिवाइज हो जाया करेगा कि आपको पॉइंट रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब इसी से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जीएस थर्ड में एक देख लीजिए, जैसे ये एक रणनीति है जल संकट पे, तो ये आप समाधान में कहीं भी डाल सकते हैं, जहां संकट वहीं समाधान की रणनीति को अपनाया जाए। तो इसमें ये एक पॉइंट अच्छा लगा था, कुछ वर्ड इसके जो थी रणनीति, तो इसको आपके लिए ये अलग से जल संकट में लिख दिया है। तो जल संकट के बारे में अब क्या करना है आपको, कुछ काम आपको भी करना रहेगा, जैसे डेली का जल संकट क्या होता है ना, और जल संकट की समस्याएं कैसे, कारण, उसके निवारण जो भी हैं, तो वो आपको अलग से लिखने हैं। और आगे अगर समर्थन दिया, आपका अच्छा समर्थन मिला, सहयोग आपका, तो इन कुछ चीज़ों को और अच्छे तरीके से एलेबोरेट आपको किया जाएगा इसमें, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी फ्रेमिंग टाइप में ही आपको कराया जाएगा पूरा, तो समस्या नहीं रहेगी। तो इसमें आपको आपका रिएक्शन जरूर देना है, आपको फीडबैक साथ में जरूर दीजिए, क्योंकि उससे ही आगे कंटिन्यू रखी जाएगी सीरीज़। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।